आ जाओ, MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, फर्स्ट स्टेप, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग 2 बजे का पेपर है और 1:45 को आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले MCQs गो थ्रू करोगे, तो ऐसे MCQs आएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे MCQs होता है जिसमें ऑप्शन नहीं पढ़ने पड़ते, ऑडिट वर्ड दिखा मतलब ऑडिट का होगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ना हो उन 15 मिनट में उसमें ऑप्शन भी नहीं पढ़ना, लेकिन जहाँ पे भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत हो वहाँ ऑप्शन पढ़ना, क्योंकि देखो 15 मिनट में 1-1 सेकंड का हिसाब आपको करना पड़ता है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए अगर आपको 30 सेकंड देनी पड़ती है, नॉट वर्थ इट इन दोज 15 मिनट्स, फिर 3 घंटे में करते रहना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वन ऑफ द रीजंस फॉर एक्चुअल मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू बी हायर देन द बजट इज ऑन अकाउंट ऑफ सेल फॉलोइंग जिट। जिट मतलब SCMP, खत्म। ये अपन उन 15 मिनट में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा जो चीज़ कर रहे हो केस स्टडीज़ में, उसके पीछे एक एग्ज़ाम का कॉन्टेक्स्ट समझ के किया करो कि भाई एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ मेरे सामने है तो मैं कैसे करूँगा, बिकॉज एग्ज़ाम में हर दफ़ा नई केस स्टडी आने के चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है सेम टू सेम केस स्टडी आ जाएगी, अनलाइक अदर पेपर्स जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं, तो हर चीज़ हर केस स्टडी को एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में डाल के सॉल्व किया करो, ठीक है। जस्ट एन एडवाइस। Referring to the sale of highly toxic red and yellow labeled products, which of the following should be consideration by the auditors of SAL and PAL in the audit of financial statements? Audit का क्वेश्चन है, ठीक है। Based on the sales variance analysis, which product should the management prioritize for future discounts to maximize the sales volume while ensuring continued profitability? SCMP का क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following statements would be true regarding the takeover of UUL by SAL? अब यहाँ पे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ट्राइब्यूनल वर्ड्स आए तो ये लॉ का क्वेश्चन है। Which of the following activities represents a strategic value-adding initiative that can provide SAL for long-term competitive advantage? Competitive advantage, SCMP का क्वेश्चन है। अब जब केस स्टडीज रिव्यू करते हो या सॉल्व करते हो तभी ऐसे एग्रेसिवली सॉल्व किया करो। Which of the how should SAL's income from the sale of such customized micronutrient mixture fertilizers at these stall be classified under income tax? DT का क्वेश्चन है। इसमें 6 MCQs हैं, इंस्टीट्यूट ने एक्स्ट्रा दिया है। धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। Descriptive. Advise the appropriate accounting treatment, if any, for the 2 grants received and earthquake related compensation in the books of accounts of SAL for 31st March 25. FR का गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो एक पेपर में 1 आध क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट से पूछ ही लेता है। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हो तो FR आपका अगर ग्रुप 1 हो चुका है तो आपको याद होगा, लेकिन अगर आपका FR हुआ ही नहीं है तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना जो केस स्टडीज में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो करके जाना, ठीक है। परफॉर्म्ड अ डिटेल वेरिएंस एनालिसिस ऑफ द बजटेड एंड एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्ड को अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का S भी नहीं आता, इसलिए मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वर्ड काम आएगा। Include a comprehensive breakdown of all elements causing the variances such as volume, variations in selling price, changes in cost structures and impact of discounting strategies, ठीक है। SCMP का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आई एम अज्यूमिंग आपको नहीं आता होगा। इस केस स्टडी में इस क्वेश्चन के रिलेवेंट जो होगा मैं बता दूंगा। आई एम प्लानिंग के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे 1, 2, 3 क्वेश्चंस का एक आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दे दूँ। आई एम नॉट कमिटिंग, केस स्टडी पर से मैं आपको जो होगा वो अच्छे से बता दूंगा ताकि आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन और इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो, ठीक है। एवेल्युएट सेल्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। डेटा तो देखना बाकी है अपना, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, SCMP है भर भर के, और ये मस्ट डू केस स्टडी है, मस्ट डू बिफोर एग्जाम, ठीक है। तो करके जाना, ठीक है। केस स्टडी 1, Secure Agrochemical Limited. SAL is engaged in the business of producing agrochemical chemicals, specializing in fertilizers known as crop nutrition business. देखो फर्टिलाइजर में कॉल आ गया था, तो ये अपनी जो केस स्टडी में जो कंपनी है वो एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है। क्या है? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। Crop nutrition business. The company has a portfolio of 20 products offering different grades of fertilizers for different requirements of farmers. ठीक है।
क्रॉप न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी फार्मिंग एक्टिविटीज। अब ये इंस्टीट्यूट की बहुत खराब आदत है, ये फालतू इन्फॉर्मेशन बहुत देती है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड पार्ट से गो थ्रू करवा दिया ताकि आपको पता चले ये इन्फॉर्मेशन फालतू है, दूसरी बार नहीं देखनी। केस स्टडी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ वापस केस स्टडी पढ़ने की नौबत आ सकती है, तो ये सब पार्ट आप ना पढ़ो, ठीक है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बट आपका जब पूरा केस स्टडी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये काट देना है, ये काट देना है, ठीक है। An active management of micro and macro nutrients is required to ensure that the crop yield is maximized। ये आपको खेती सिखा रहे हैं, ठीक है। Maximizing crop yield has become a significant global challenge due to food requirement demands of growing population। ये बोल रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं तो खाना भी चाहिए हमको, ठीक है, सही बात है। Hence, companies like SAL need to provide top-grade fertilizers in order to ensure that the farmers can maximize the crop yield from their farming activity। ये पैराग्राफ काट दो, कोई काम का नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट्स, एक गवर्नमेंट ग्रांट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है, तो इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। SAL carries out various projects with government's financial assistance. It has received 2 grants of 5 crore each in April 24 for ongoing research and development initiatives, ठीक है। The first unconditional grant में unconditional को थोड़ा हाईलाइट किया है, pertains to research on soil degradation due to misuse of fertilizers, focusing on long-term effects of excessive fertilizer use, such as soil acidification, hardening and pollution in the designated agricultural belt of Punjab, ठीक है। However, as of 31st March 25, no major steps have been taken to commence this research। मतलब मुझे एक अनकंडीशनल ग्रांट मिली, वो मैंने जेब में डाल दी, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ग्रांट मिली थी वो काम कुछ अभी तक किया नहीं है। The second grant supports the commercial development of crop specific nutrition solutions। मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया और बोला क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिशन सोल्यूशन, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बहुत फायदेमंद हो, ठीक है। Designed to provide tailored nutrients based on crop variety and growth stage to enhance yield and meet the country's food requirement। मतलब इन स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए आप फर्टिलाइजर डेवलप करो, सिंपल। SAL is confident in the technical feasibility and financial viability of this research, with the product expected to be available for sale by April 26। मतलब मुझे 31 मार्च 25 तक जो ग्रांट मिली है जिस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो मैं अप्रैल 26 तक मार्केट में लॉन्च करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं। एडिशनली इन September 24 an earthquake led to complete production loss at one of the SAL's factories, forcing for a 2-month shutdown। आग लग गई थी तो 2 महीना प्लांट बंद रहा। The state government has introduced a compensation package for the affected manufacturing entities, entitling SAL to claim compensation based on the average sales of the preceding 3 months। मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि जिन जिन प्लांट्स पे इस आग की इम्पैक्ट आई थी उनको हम ग्रांट देंगे, और SAL इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सच ग्रांट, ठीक है, एंटाइटल्ड है। To avail this relief, SAL must submit an application with the necessary figures by 30 May 25। मतलब एक डेडलाइन दी गवर्नमेंट ने कि इस डेडलाइन तक आप अपने 2-3 महीने का एवरेज सेल्स बता के एक एप्लीकेशन करो, हम आपको ग्रांट दे देंगे। However, by the time SAL's financial statements were adopted on 31st May 25, the claim form had not been yet submitted। मतलब 30 मई को डेडलाइन थी, 31 मई को FS अप्रूव हो गए, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। देखते हैं आगे। Second issue, development of customized micronutrient mixture fertilizers for specific crops। After a considerable research, SAL developed customized micronutrient mixture fertilizers that are designed to meet specific needs of certain soil type and crop variety। मतलब जो हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, सिंपल। These are specialized fertilizers made by enriching, mixing and blending fertilizers along with crop or soil specific nutrient requirements। कथा कहानी है, ठीक है, जाने दो। They promote growth of healthy crops and enhance the soil nutrition। In recent years, in order to improve crop yield and soil productivity, there has been a lot of research and development done on specialized fertilizers। They are not covered under any government subsidy scheme। The manufacturer can fix the MRP and also offer discount। ये एक लाइन सिर्फ इंपॉर्टेंट लगी मुझे कि जो मैं फर्टिलाइजर्स बना रहा हूँ उसका पूरा कंट्रोल प्राइसिंग का और डिस्काउंट्स का मेरे हाथ में है। मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन अभी तक नहीं हुआ है। Recently, SAL has introduced 3 new grades of such fertilizers in the market. All 3 grades can be primarily used for growing vegetables। SAL has decided to test the market by launching these products in a limited scale। देखो ये पैराग्राफ काट दो, ये पैराग्राफ काट दो, कुछ काम का नहीं है, बस 3 न्यू ग्रेड्स याद रखना। 3 न्यू ग्रेड्स का आगे कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है,
बट याद रखना, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन अप्रैल 25 द सेल्स मैनेजर मिस्टर रे लुक्ड अप दैट द सेल्स वॉल्यूम रिपोर्ट। वॉल्यूम मतलब कितने यूनिट्स बेचे, प्राइस की कोई बात नहीं है, कितने यूनिट्स बेचे। द सेल हैज सोल्ड 11,000 यूनिट्स ऑफ ऑल 3 ग्रेड्स पुट टुगेदर। मतलब इसका एक्चुअल सेल्स जो है वो 11,000 यूनिट्स है, यह एक्चुअल सेल्स। दिस वॉज मोर देन द बजट ऑफ 10,000 यूनिट्स पर पीरियड। मतलब मोर देन 10,000 का बजट। मतलब हमने सोचा था हम इन 3 ग्रेड्स के टोटल यूनिट्स 10,000 बेचेंगे, हमने बेच दिए 11,000, 1,000 ज़्यादा बेच दिए, ठीक है। मिस्टर रे प्लान टू मेंशन दिस इन हिज एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट इन ऑर्डर टू गेट अ गुड बोनस ऑफ द ईयर। मिस्टर रे बोला कि मैंने 1,000 यूनिट ज़्यादा बेचे हैं, तो अपने मैनेजर को बताऊंगा कि मैंने 1,000 यूनिट ज़्यादा बेचे हैं, तो मुझे अच्छा बोनस देगा, ठीक है। He approaches Mr. Bose, the management accountant of the company, to help him analyze the sales performance। अच्छा, उसको इतना पता है कि मैंने 1,000 यूनिट ज़्यादा बेचे, लेकिन उसको कुछ आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास गया कि भाई ये 1,000 एक्सेस हमने किस यूनिट के बेचे, क्या प्राइस पे बेचे, क्या चीज़ें थी वगैरह, ठीक है। तो मिस्टर बोस ये सब इन्फॉर्मेशन देता है, क्या जो नीचे आ रही, जो मैं बता रहा हूँ वो क्या देता है। The budget for FY25 was projected at 2,000 kg of 1, 3,000 of 2, 5,000 of 3. तो 2 + 3 + 5 10,000 का हमारा बजट था। The average selling price was 500 for 1, 300 for 2, 200 for 3। मतलब ये 2,000 हमने 500 पे सोचा था, 3,000 हमने 300 पे सोचा था, और ये 5,000 हमने 200 पे सोचा था, ठीक है। Material cost was 150 for 1, 100 for 2, 75 for 3। मतलब सेलिंग प्राइस ऊपर दिया है वो 500 300 जो भी है, और ये मटेरियल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वाज प्रोजेक्टेड एट 100, 60, 75 फॉर 1, 2, 3। वेरिएबल ओवरहेड्स वेर एक्सपेक्टेड टू बी 50 फॉर 1, 40 फॉर 2, 10 फॉर 3, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको बजटेड नंबर्स दे दिए। आपको सेलिंग प्राइस दे दिया, मटेरियल लेबर दे दिया, ओवरहेड दे दिया, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा, बजटेड कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। ये तो अपन सोच रहे हैं, अपन जब केस स्टडी पढ़ रहे हैं, जब सॉल्व करते रहे, हम सोच रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन का मैं करूंगा कि आचार डालूंगा, नहीं कंट्रीब्यूशन निकालूंगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल सेल्स फॉर द ईयर स्टूड एट 2,500 फॉर 1, 3,100 फॉर 2, 5,400 फॉर 3, 11,000 टोटल। एवरेज सेलिंग प्राइस वॉज 450 फॉर 1, 280 फॉर 2, 180 फॉर 3। अगेंस्ट जो बजट किया था उसके सामने हमको एक्चुअल रियलाइजेशन क्या है, एक्चुअल रियलाइजेशन 450 फॉर 1, 280 फॉर 2, 180 फॉर 3। मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई कितनी, 170 फॉर 1, 120 फॉर 2, 95 फॉर 3। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिमेन कंसिस्टेंट विद द बजट। वेरिएबल ओवरहेड ऑल्सो रिमेन कंसिस्टेंट। मतलब देखो, जो बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने यूनिट ज़्यादा बेचे हैं, सेल्स प्राइस चेंज हुई है, लेबर कॉस्ट चेंज हुई है। लेकिन ये जो 2 वर्ड्स है, ये जो 2 वर्ड्स है, लेबर रिमेन कंसिस्टेंट एंड वेरिएबल ओवरहेड रिमेन अनचेंज्ड, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला, मैंने यूनिट ज़्यादा बेचे, दूसरा सेल्स प्राइस चेंज हुई, तीसरा लेबर कॉस्ट चेंज हुई, वेरिएबल ओवरहेड, तीसरा लेबर कॉस्ट नहीं, तीसरा मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड की वजह से कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज दे रिमेन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। मतलब आप जब वेरिएंस एनालिसिस करोगे ना, तब आपको लेबर वेरिएंस नहीं करना है और ओवरहेड वेरिएंस नहीं करना है। ये इंट्यूशन आपको आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अपन देख लेंगे, बट इन्फॉर्मेशन से आपका बहुत सारा काम यहाँ पे इजी हो गया, बिकॉज उसने बोल दिया कि लेबर कॉस्ट चेंज नहीं हुआ और मेरा वेरिएबल ओवरहेड चेंज नहीं हुआ, मतलब उसके वजह से वेरिएंस आई नहीं। वेरिएंस किससे आई, सेल्स के वॉल्यूम से, सेल्स के प्राइस से और मटेरियल कॉस्ट से, ठीक है। देखते हैं। द मेन सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर रे इज रेस्ट्रिक्टेड टू दीज ग्रेड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। मतलब मेरी पोर्टफोलियो में 20 प्रोडक्ट है, लेकिन ये मिस्टर रे के पास 3 ही प्रोडक्ट है, ठीक है। Due to novelty of these products, the management of SAL decided not to stock up these products as inventory, as they want to first test the demand and market conditions. Rather, for these products alone, SAL follows JIT system. मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स जो है
वो नए हैं मार्केट में, तो मैं क्या करता हूँ, इसका इन्वेंट्री पाइलअप नहीं कर रहा, एक काम करते हैं, जैसे डिमांड आएगी वैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जैसे डिमांड आए वैसे मैन्युफैक्चरिंग करने की सिस्टम को क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम या जिट, ठीक है, फॉर परचेसिंग एंड प्रोडक्शन एंड डज नॉट होल्ड एनी इन्वेंट्री, समझ जाए। Mr. Ray coordinates as an intermediary with the wholesale dealers in various regions and sells production department. Mr. Ray is not in charge of any other function or operation of the manufacturing process. मतलब Mr. Ray करता क्या है? Mr. Ray करता क्या है? मार्केट से डिमांड लाता है और अपनी प्रोडक्शन टीम को बोलता है कि मुझे इतना आप प्रोडक्शन करके दो। मतलब मार्केट से उसने अगर 100 यूनिट्स की डिमांड जनरेट की तो वो बोलेगा 100 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर दो। इसके अलावा मिस्टर रे का और कोई काम नहीं है। मिस्टर रे क्या करता है, मार्केट से डिमांड लाता है और प्रोडक्शन टीम को बोल देता है इतना मैन्युफैक्चर करो। इन्वेंट्री वो लोग मेंटेन नहीं करते। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। सेल्स कैंपेन ऑफ कस्टमाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर्स फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स। अच्छा, मैंने डेवलप तो कर दिया, अब सेल्स कैंपेन में कैसे करता हूँ, सेल्स कैंपेन में कैसे करता हूँ। ऊपर के पैराग्राफ में उन्होंने बोल दिया कि हमने ऐसे ऐसे डेवलप करा, उसकी ये कॉस्ट आई और हम इसको बेचने का प्लान कैसे करते हैं, हम इसको बेचने का प्लान क्या है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, सेल्स कैंपेन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, द अबव ग्रेड्स 1, 2 and 3, जस्ट अ सेकेंड। The above grades 1, 2 and 3 are of a variety of fertilizers that can substitute one another based on the requirements of the farmer. मतलब 1, 2, 3 ये तीनों फर्टिलाइजर्स का यूजेज जो है वो वेरीड है। किसके ऊपर? फार्मर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। फार्मर को ए यूज़ करना है, ए करे, बी करना है, बी करे, सी करना है, सी करे, 1 करना है, 2 करना है, 3 करे, उसकी मर्जी। तो फार्मर को समझाना पड़ेगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अब ये जो माइक है इसका एक यूज़ है बोलने के लिए, बट इसके साथ कैमरा लगाओ, ये हो वो हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसे यूज़ करने के लिए मुझे समझना भी पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि भाई इस फर्टिलाइज़र के बहुत सारे यूजेस है और फार्मर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। SAL has launched a sales and marketing campaign through social media that helped them to reach out the farmers directly across all the countries. Across all the countries. This campaign was spearheaded by Mr. Ray. This was done to understand how product pricing can impact the sales of these grades. देखो सिंपल बात है कि अगर प्राइस जो है वो मैं अगर बढ़ाऊंगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में, कि अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट आर सिमिलर, SAL एक्सपेक्ट्स द प्रोडक्ट प्राइस टू प्ले अ प्राइमरी रोल इन जनरेटिंग सेल्स। देखो तीनों प्रोडक्ट सेम है, चाय की फॉर एग्जांपल चाय है, चाय उसके 3 ग्रेड्स है और तीनों का जो टेस्ट है वो सेम है, क्वालिटी सेम है, तो आप सस्ता वाला ही लोगे। ठीक है, तो ये भी बोल रहा है कि तीनों प्रोडक्ट सिमिलर है तो प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी क्या करने के लिए, इनकी जो डिमांड है उसको इम्पैक्ट करने के लिए। As a threshold for analysis, the company considers a product to be price sensitive only if there is an impact of 5% of sales volume due to changes in price. देखो ये जो प्रिंसिपल है ये कंपनी फॉलो करती है, ये प्रिंसिपल ये कंपनी फॉलो करती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर जो प्राइस है वो अगर मैंने कम की या बढ़ाई, उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें 5% या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट है। कितना? 5% या उससे ज़्यादा, तो इसको मैं, इस प्रोडक्ट को मैं प्राइस सेंसिटिव मानूंगा, प्राइस सेंसिटिव घोषित कर दूंगा। क्या कहूँगा? प्राइस सेंसिटिव घोषित कर दूंगा। अगर 5% से कम है तो मैं उसको इग्नोर मानूंगा कि इतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है। प्राइस सेंसिटिव तो ही है जो प्राइस चेंज करने से मेरा जो इम्पैक्ट है वॉल्यूम का वो 5% या उससे ज़्यादा है। 5% लिखा है बट 5% या उससे ज़्यादा है। ठीक है, ड्यूरिंग द कैंपेन SAL ऑफर्ड स्लाइटली हायर डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। दिस हेल्प स्पर द सेल्स वॉल्यूम्स। द एडिशनल डिस्काउंट पॉलिसी वॉज नॉट फैक्टर्ड इन द बजट्स। देखो मैंने क्या किया, एक तो बजट बनाया जिसमें मैंने बोला कि भाई ग्रेड 1 है उसका 500 होगा, 2 का 300 होगा, 3 का 200 होगा वगैरह। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में मार्केट में गया तो जो लोग मेरे से ज़्यादा
क्वांटिटी ले रहे थे उसको मैं डिस्काउंट दे रहा था, और वो डिस्काउंट उस मैंने जो बजट बनाया था उसमें फैक्टर आउट नहीं किया था. द कैंपेन ऑल्सो हेल्प सेल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ गुड सेल्स पर्सनल विच हु हैव बीन हार्ड टू फाइंड इन द रिसेंट पास्ट. ठीक है, देयर हैव बीन टाइम्स वेयर there is a sudden spike in the demand for a particular grade of fertilizer since the conditions to grow and the sell that crop was favorable in that season. मतलब सीजन में कई बार ऐसा हो रहा था कि मेरे प्रोजेक्टेड से ज़्यादा डिमांड आ रही थी, प्रोजेक्टेड से ज़्यादा डिमांड. अच्छा, प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन, ये लाइन आपको क्यों दी है वो समझो. प्रोजेक्शन इज अ की एलिमेंट ऑफ जिट. अगर मुझे जस्ट इन टाइम फॉलो करना है, तो मुझे एक्यूरेट प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे. अगर ऐसा हुआ तो कि मेरी प्रोजेक्शन से बियॉन्ड डिमांड आ गई, तो मेरा जिट सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि अगर सडन स्पाइक्स आते हैं किसमें, डिमांड में, तो जेट केटर नहीं कर पाता. फिर वो जो उसको उसमें मार्केट से गुड्स उठाने पड़ते हैं, मार्केट से मटेरियल उठाना पड़ता है. ठीक है, combined with the successful sales and marketing campaign that spurred sales and volume, the procurement department had to procure the raw material from the open market at prevailing prices. थोड़ा सा मैं ज्ञान देता हूँ, थोड़ा सा जस्ट इन टाइम है, उसके दो एलिमेंट होते हैं, डिमांड, ठीक है, और प्रोडक्शन. अच्छा, मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे वेंडर से टाइम टू टाइम मटेरियल चाहिए रहेगा. अगर मैं बोलूँ डिमांड है मेरी 100 यूनिट्स की, तो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा. 100 यूनिट्स के लिए अगर मुझे 100 यूनिट्स का रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये मुझे वेंडर को हमेशा स्टैंड बाय पे रखना पड़ेगा कि मैं जब बोलूँ तू मुझे यूनिट्स देगा, जब बोलूँ तब. इसके लिए जो वेंडर होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब वेंडर मेरे लिए थोड़ी बैठा है, वेंडर तो और 10 लोगों के लिए बैठा है. अब मैं बोलूँ मुझे 100 के 100 यूनिट्स आज ही चाहिए, तो वेंडर मेरे बाप का नौकर थोड़ी है. तो वेंडर से मैं कॉन्ट्रैक्ट करके बैठता हूँ कि भाई मैं जब बोलूँ तब तुझे मुझे डिज़ायर्ड यूनिट्स को सप्लाई करना पड़ेगा. और इसमें रेट भी फिक्स होता है, लेकिन अगर ये डिमांड जो मैंने 100 प्रोजेक्ट की थी उसके बदले 500 आई, तो मुझे 500 का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अब कॉन्ट्रैक्ट तो 100 का हुआ है, मैं वेंडर को बोलूँगा 100 नहीं 500 दे, वो बोलेगा भाग. तो ये जो 400 है, 400 ये मुझे ओपन मार्केट से किसी भी प्राइस में प्रोक्योर करके प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ओपन मार्केट से किसी भी प्राइस में प्रोक्योर करके मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा. ये लाइन वो बोल रही है. ये क्या बोल रहा है? The procurement department had to procure the raw material from open market at prevailing prices. Generally, the current prevailing market prices are higher than the agreed with the JIT supply partners. ठीक है, JIT supply partners मतलब यही बोला मैंने, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह. ठीक है, समझ में आया आई होप. एजुकेशनल एंड प्रमोशनल कैंपेन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. अच्छा, मैंने सेल्स कैंपेन किया जिससे मेरी डिमांड स्पर हो गई, डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से मुझे रियल टाइम में प्रोक्योरमेंट करना पड़ा वगैरह. अब मैंने सेल्स कैंपेन तो कर दी, लेकिन ये 2-3 पैराग्राफ ये बोल रहा है कि भाई मुझे फार्मर्स को एजुकेट करना है इसके यूजेज के लिए. उसके लिए मैंने क्या किया, बढ़ते हैं. क्रॉप यील्ड कैन बी मैक्सिमाइज ओनली इफ द फार्मर्स यूज द फर्टिलाइजर्स इफेक्टिवली. ठीक है, there is no much awareness about the customized micronutrient mixture fertilizers. The above mentioned grades of customized micronutrient mixture fertilizers have a potential to improve the agricultural productivity of the farmers. मतलब मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट एकदम मस्त है, लेकिन किसी को यूज़ करना नहीं आता. ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स the demand for such customized micronutrient fertilizers to increase in future. Hence, it was important to promote the potential of such products, educate and spread awareness about them among the farmers and agriculturists. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत अच्छी है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट से आपको फार्मर को फ़ायदा होगा. लेकिन फार्मर्स को वो प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आता, तो मुझे उनको सिखाना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट को किस मात्रा में, कहाँ पे, किस फर्टिलाइज़र पे कितना पानी लगा के आप यूज़ करोगे, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, वो मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, सेल्स कैंपेन सच एज दोस अबाउ हैव बीन हेल्पफुल इन जनरेटिंग प्रिलिमिनरी इंटरेस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. मतलब मैंने जो ऊपर डिस्काउंट वगैरह दिया उससे फार्मर को एक प्रिलिमिनरी इंटरेस्ट तो जाग रहा है, लेकिन अभी उनको यूज़ करना नहीं आता. They are more temporary and seasonal in nature. Proper awareness about the application techniques of these fertilizers would generate more regular sales. This requires SAL to be able to connect even better with the farmers by educating them and making them aware about these products.
With this in mind, company bought a plot of agricultural land which was used exclusively to showcase the fertilizer application techniques for the farmers. मुझे एजुकेशन देना है तो मैं क्या किया, मैंने एक ज़मीन खरीद ली और मैंने ऐसा सोचा एज अ कंपनी कि मैं वहाँ पे फार्मर्स को बुलाऊंगा और वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन सिखाऊंगा प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, ठीक है. By being able to understand the first hand from the experts itself, the farmers can better understand the potential benefits of these fertilizers. ठीक है. Those promotional events are held almost all year around, where depending on the season, fertilizers can be customized to suit the crop that requires it. ठीक है. After gaining adequate knowledge, many farmers who attended such events buy such customized fertilizers from stall in such events based on the requirements. मतलब मैंने थोड़ा बहुत डेमो दिया किसको, फार्मर्स को, तो उसमें से कुछ फार्मर्स मेरे से वो प्रोडक्ट लेके चले गए वहाँ से, ठीक है, डेमो प्रोडक्ट लेके चले गए. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज एट 31 मार्च 25, सेल एज द शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, रिजर्व्स 4 करोड़, लॉन्ग टर्म डेट 16 करोड़, ट्रेड पेबल 0.2 करोड़, PBIT 9 करोड़, इंटरेस्ट पेड 1.12 करोड़. फटाफट उड़ा दिया क्योंकि टेबल बना के अच्छे से करेंगे. कॉर्पोरेट टैक्स 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5, कॉस्ट ऑफ डेट 4.9. ठीक है. To effectively evaluate the company's financial performance and make informed investment decision, SAL uses WACC as a key metric. At all times, the management wishes to keep the average cost of financing the company's operations across all sources of capital to be below 10%. मतलब मेरा टारगेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है. एक्चुअल जो भी हो टारगेट 10% है. रेगुलेटरी स्क्रूटनी, रेफर एनेक्चर 1. देखते हैं. आउट ऑफ द 20 products in its portfolio, SAL sells 3 products that have a red and yellow label. 3 have red and 2 have a yellow label. मेरे में से 20 प्रोडक्ट में से 3 में रेड लेबल है, 2 में येलो लेबल है और बाकी के 15 में कुछ नहीं है. ठीक है. Such products generate higher margins and thus far have contributed around 25% of the SAL's annual revenue. मतलब ये जो 2 प्रोडक्ट है इसका एनुअल रेवेन्यू है 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू. मतलब ये की प्रोडक्ट्स है. कौन से? ये 5 प्रोडक्ट्स. ठीक है. Central Insecticide Board has periodically raised queries and investigation about these products in the recent years. अभी ये 2 प्रोडक्ट्स प्रॉफिट जनरेटिंग है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हार्मफुल है और इससे गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है. इन्वेस्टिगेशन वगैरह या इंक्वायरी वगैरह करती रहती है इन 5 प्रोडक्ट्स को लेके, ऐसा बोल रहा है. ड्यू टू इंक्रीज स्क्रूटिनी ऑफ दिस हार्मफुल प्रोडक्ट्स, सेल्स मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू ग्रेजुअली फेज देम आउट फ्रॉम द पोर्टफोलियो. मतलब गवर्नमेंट अपनी कंपनी ये बोल रही है कि हम ये 5 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंद कर देंगे. क्यों? गवर्नमेंट पीछे पड़ी रहती है, भगाओ उनको. On stopping the production, the revenue is likely to fall by at least 25% in the short term. देखो शॉर्ट टर्म, 25% जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरा रेवेन्यू सीधा उतने से कम हो जाएगा. ठीक है. मीनवाइल अब उसको केटर करने के लिए मैं क्या करूंगा? SAL plans to invest in R&D to develop more environmentally safe products. ठीक है. SAL बोलता है कि ये प्रोडक्ट हटाओ 3, अपन अच्छे प्रोडक्ट्स लाएंगे और R&D करेंगे. ठीक है. अच्छे लोग हैं. PAL, which is a competitor of SAL, मेरा भाई, in the same industry also derives around 30% of its annual revenue from the sale of red and yellow label products. मतलब मेरा भाई, मेरा competitor जो है वो तो 30% रेवेन्यू कमाता है इन प्रोडक्ट से. CIB has recently launched an investigation. देखो अपन ने क्या किया है, SAL ने प्रोएक्टिवली ऐसा सोच लिया कि हम ये प्रोडक्ट्स बंद कर देंगे. दूसरी कंपनी है PAL, उस पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है एज ऑफ नाउ इनटू दिस हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड PAL इज मैन्युफैक्चरिंग. मतलब जो ये रेड एंड येलो लेबल प्रोडक्ट्स PAL बना रहा है जो मेरा कॉम्पिटिटर है, उस पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है. येट डीट है, बेशरम है. ऑन अकाउंट ऑफ देम बीइंग हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, PAL plans to increase its production of these products despite regulatory concerns of imposition of ban in the near future. PAL डीट है, अनाड़ी है. वो बोलता है भाई मेरा 30% रेवेन्यू इन प्रोडक्ट से आता है, तुम करते रहो इन्वेस्टिगेशन, तुमको जो करना है करो, मैं तो बनाऊंगा ये प्रोडक्ट्स. ठीक है. PAL expects revenues to grow by at least 10% in the coming year. ठीक है. समझ में आया? अपना कॉम्पिटिटर डीट है, अनाड़ी है. मर्जर विथ अनलिमिटेड यूरिया लिमिटेड, रेफर एनेक्चर 2. SAL, transferee company, decided to acquire UUL, transferor company,
मतलब सेल ने यूयूएल को अक्वायर किया, ठीक है। By acquiring its shares via process of takeover under Section 235 of the Companies Act, SAL prepared a scheme by which an offer was made to the shareholders of UUL. ठीक है, this offer was made on 1st August 24. The offer remained open for 4 months and was approved by the shareholders having 92% of the value of the shares. मतलब 100% में से 92% मान गए, 8% नहीं मान रहे, ठीक है। Subsequently, SAL gave a notice to the remaining dissenting shareholders. ये 8% जो नहीं मान रहे उसको कंपनी बोलती है dissenting shareholders. Dissenting shareholders, फूफा जी नहीं मान रहे. Subsequently, SAL gave a notice to the remaining dissenting shareholders that it desires to acquire their shares. Such notice was given on 5th January 25. Certain dissenting shareholders made an application to the tribunal that acquisition of their shares should not be permitted. मतलब ये जो 8% dissenting है उसमें से कुछ लोग ट्राइब्यूनल में चले गए, नहीं मान रहे, ट्राइब्यूनल में चले गए. However, the application was dismissed by the tribunal. इन लोगों को वापस भेजा, भागो यहाँ से. Hence, SAL acquired 5% of the dissenting shareholders out of 8%. मतलब इनको ट्राइब्यूनल ने भगा दिया तो SAL ने इसमें से 5% एक्वायर कर लिया, 3% अभी भी नहीं मान रहे, ठीक है. The shareholding of the remaining 3% shareholders continued to remain with the dissenting shareholders. ठीक है. अच्छा, एनेक्शर नहीं पढ़ रहा मैं, उसका रीज़न है, अपन ने जब रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ा उसमें जो क्वेश्चन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन के रेलेवेंट डेटा हमको मिल चुका है. एनेक्शर पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही. अच्छा, दिस इज़ नॉट अ थंब रूल कि एनेक्शर नहीं पढ़ेंगे. अगर कोई एनेक्शर है जिसमें बैलेंस शीट दे दी है, P&L दे दी है, ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन दिया है, तो ये एनेक्शर्स आपके लिए रेलेवेंट होंगे. लेकिन ऐसे एनेक्शर्स जहाँ पे ये न्यूज़ आर्टिकल दिया है फालतू, ठीक है, ये भी फालतू न्यूज़ आर्टिकल है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट. ठीक है, ये अपन ने केस स्टडी पढ़ ली, फटाफट से आप लोग भी एक बार पूरी केस स्टडी पढ़ लो, फिर अपन सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने देख लिया है. ठीक है, MCQs करते हैं सॉल्व. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? One of the reasons for actual material procurement to be higher than the budget is on account of SAL following JIT procurement system, which had to cater to higher than anticipated demand due to a successful marketing campaign by SAL. मैंने बोला था कि JIT का एक ड्रॉबैक है कि अगर कोई अनएंटिसिपेटेड डिमांड आ जाती है, कोई ऐसी डिमांड आ जाती है जो मैंने फोरकास्ट नहीं की थी, तो उसमें फिर मुझे बाहर से प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, जिससे मेरी कॉस्ट है वो बढ़ जाती है. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. ठीक है, मिस्टर रे इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ सच हायर ग्रेड ऑफ फर्टिलाइजर. ये फॉल्स है. क्यों? यहाँ पे चोखा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे Mr. Ray is not in charge of any other function or operation of the manufacturing process. Contribution लिखा है, sales लिखा होता तो yes, contribution लिखा है no. ठीक है, JIT production system may not be always suitable since there have been instances of sudden spike in the seasonal demand for certain products depending on the seasonal conditions for growing crops. Production department may not be able to account for this in their annual planning exercise. Correct statement है, actually इससे related ही statement है. ठीक है, JIT procurement of raw materials is suitable since the production is also done on a just in time basis. नहीं, गलत है ना, इसके तो ड्रॉबैक देख लिया अपन ने. तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 3. मैंने एक्चुअली आंसर्स की एक शीट बना रखी है. यस, 1 और 3 आर करेक्ट. ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे. कूल. ठीक है, सेकेंड MCQ. रेफरिंग टू द सेल ऑफ highly toxic red and yellow label products which have been which of the following should be the consideration by the auditors of SAL and PAL in the audit of financial statements. देखो, दो चीज़ है. SAL पे कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं है, PAL पे आ चुकी है. ठीक है, तो सर्टनली जो PAL के ऑडिटर्स है उसको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. ये इंट्यूशन है. ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं. Auditors of SAL and PAL need to obtain evidence regarding the compliance with laws and regulations and audit procedures that have been designed to be designed accordingly. देखो, लॉ दोनों पे एप्लीकेबल है. ठीक है, तो दोनों को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ये क्या हुआ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा. क्या था पता नहीं.
तो भाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो लॉ दोनों पे एप्लीकेबल है, अभी इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन आया नहीं, ठीक है। ऑडिटर्स ऑफ सेल एंड पैल डू नॉट नीड टू ऑब्टेन सफिशिएंट, गलत। ऑडिटर्स ऑफ पैल need to keep in mind essay 250 where non-compliance with laws and regulations may result in fines and litigations or other consequences that have a material impact on financial statements। देखो पैल पे तो इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है, तो ये ऑप्शन भी सही है। Auditors of SAL need to be concerned about the phase out of these products that can impact revenue negatively by 25%. In addition, the company plans to invest in R&D to develop environmentally safe products and despite losing revenue following the decision। देखो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन में गलत है, लेकिन ये ऑप्शन सही कब होता, जब ये 25 के बदले 75 या 90% ऐसा कुछ होता। क्यों? कंपनी के रेवेन्यू का 25% इम्पैक्ट हो रहा है और मेरी कंपनी बोल रही है कि मैं इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और R&D पे इन्वेस्ट करूंगा। सही बात है। तो अगर ये 25% की बदले 75%, 80, 90% होता तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चमकती, वो है गोइंग कंसर्न। एक ऐसी कंपनी जो अपना 90% ऑफ रेवेन्यू 2-3 प्रोडक्ट से डिराइव कर रही है, वो प्रोडक्ट फेज आउट कर देगी तो बचेगा क्या? 10% रेवेन्यू से कंपनी कैसे चलेगी? तो गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट तब आता जब ये 25 के बदले 75-90 होता। अगर एग्जाम में कोई मेरे जैसा पागल आदमी है जो इसको थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा ट्वीक कर देगा, तो अंधों की तरह नहीं करना है। मैं आपको सिनेरियो 2 बता रहा हूँ जहाँ पे इसको भी ट्वीक किया जा सकता है कि स्टडी में बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं लोगों को कि इसमें थोड़ा चेंज कर दो तो आंसर पूरा चेंज हो जाए, 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो समझो 75-90 होता ना तो गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट आता, तो ये ऑप्शन सही होता। अभी ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिर्फ 25%, विच इज़ नॉट सिर्फ, देखो 25% इज सिग्निफिकेंट, बट वो गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो ऑप्शन 1 और 3 आर करेक्ट। मैं आपको व्हाट इफ सिनेरियोज इसलिए बता रहा हूं बिकॉज नोबडी नोज कि एग्जाम में क्या आने वाला है। तो हमेशा व्हाट इफ सिनेरियोज को IBS के लिए हमेशा कंसिडर करते जाओ, स्पेशली इन टॉपिक्स यू आर कंफर्टेबल विथ। जिस टॉपिक में तुम A+B के ऊपर सोच सकते हो। देखो कुछ चीज़ों में आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि आप पढ़े ही उस तरह से मैकेनिकली हो, स्टेप करके। पर जिस चीज़ों में आपने थोड़ा दिमाग लगाया है, जिस चीज़ों में आप व्हाट इफ सिनेरियो सोच सकते हो, प्लीज़ कंसिडर व्हाट इफ्स आल्सो, ठीक है। ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको। Based on sales variance analysis, which products should the management prioritize for future discounts to maximize the sales volume while ensuring the continued profitability? ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेल्स वेरिएंस एनालिसिस बोला है तो अपन सेल्स वेरिएंस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना। 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स है, क्वांटिटी, रेट और बजट। बजट क्या है? 2000, 3000, 5000, 2000, 3000, 5000, ठीक है। रेट क्या है? 500, 300, 200, 500, 300, 200, ये मैंने बजट किया था। अगेंस्ट विच मेरा एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल मेरा क्या हुआ? ध्यान देना, सेल्स के नंबर्स पे फोकस करो। 3100, 5400 एंड 2500, 3100, 5400, 2500, इसमें भी 1, 2, 3 कर देते हैं। 2500, 3100, 5400। तो देखो सामने अगर देखो तो सेल्स तो बढ़ ही रही है क्वांटिटी में, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम प्राइसेस देखें तो 450, 280 और 180। भूल जाओ केस स्टडी भाड़ में गई। अगर मैं आपको सिंपल ये डेटा देता हूँ, सिंपल ये डेटा, तो आप इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे कि मैंने जब क्वांटिटी बढ़ाई तो मेरा रेट कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ाई रेट कम होता गया, क्वांटिटी बढ़ाई रेट कम हो गया, ठीक है। अब कंपनी आपसे क्या जवाब चाहती है? कंपनी आपको ये पूछ रही है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं
ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिस पे मैं डिस्काउंट और दे सकता हूँ, मतलब ये 450 से और कम में अफोर्ड कर सकता हूँ, जिससे मेरा वॉल्यूम बढ़े और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी भी उतना इम्पैक्ट ना हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कंपनी ने आपको कि मुझे ऐसे तीन में से ऐसी एक प्रोडक्ट बताओ या ऐसे दो प्रोडक्ट बताओ जिसमें और डिस्काउंट देने का रूम है और डिस्काउंट देने का स्कोप है। ठीक है, और डिस्काउंट देने का स्कोप है जिससे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टेबल रहेगी, ऐसा कंपनी आपको पूछ रही है। ठीक है, अपन को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, मैं ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, एक सेकंड ना, ध्यान दो, ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं। बात समझ में आई? एक सिंपल मैथ्स करते हैं कि कितने चेंज से कितना परसेंटेज चेंज आया, कितने चेंज से कितना परसेंटेज चेंज आया। क्योंकि एक लाइन लिखी थी कि कोई भी प्रोडक्ट्स में 5% से ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए प्राइस सेंसिटिव है, बाकी को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे लिए 5% से ज़्यादा चेंज लाती है, किस में, वॉल्यूम में, किससे, प्राइस चेंज से, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए क्या है, प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, 2500 माइनस 2000, 2500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ पे 5500 डिवाइड बाय 2000, कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 25% चेंज। कितना परसेंटेज चेंज हुआ सर? 25% चेंज। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस की वजह से मेरा जो चेंज आया वो कितना आया? 25%। करेक्ट। दूसरा निकालते हैं। 3100 माइनस 3000 डिवाइड बाई 3000 इंटू 100, 3% चेंज, 3.3% चेंज। तो ये मेरे लिए प्राइस सेंसिटिव नहीं है, ये मेरे लिए प्राइस सेंसिटिव क्या नहीं है। ठीक है, 5400 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100, 8% चेंज आया। कितना? 8%। मतलब ये प्रोडक्ट मेरे लिए प्राइस सेंसिटिव है। तो जो एक लाइन है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रेड 1 मतलब प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 3, 1 and 3 आर प्राइस सेंसिटिव। विच मीन्स 1 और 3 में मैं जितना डिस्काउंट दूंगा उससे मेरा जो वॉल्यूम है वो स्पाइक होगा। तो मेरी फर्स्ट हैंड एडवाइस होगी कंपनी को कि आप 1 और 3 में डिस्काउंट दे दो। लेकिन कंपनी मुझे पूछ रही है कि आप मुझे बोल रहे हो 1 and 3 में आप डिस्काउंट दे दो, मुझे आप 1 and 3 का कंट्रीब्यूशन भी बता दो। ऐसा ना हो जाए कि मैं डिस्काउंट दूँ मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में चला जाए। किस में चला जाए? नेगेटिव में। मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसा तो बोल रहे हो कि 1 और 3 में आप डिस्काउंट दे दो, लेकिन एक बार उसका कंट्रीब्यूशन तो चेक करो, अगर वो नेगेटिव हो गया तो डिस्काउंट देने बाद। तो एक काम करते हैं, अपन एक सेकंड चेक लगा लेते हैं कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 1 and 3 का। आइए 1 and 3 का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, 1 3 रफ में कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है एक्चुअल देखते हैं। 1 का सेलिंग प्राइस है 450। मटेरियल कॉस्ट कितना है सर? मटेरियल कॉस्ट कितना है? 170। फिर मेरा जो लेबर कॉस्ट कितना है? लेबर कॉस्ट है 100। और ओवरहेड कॉस्ट कितना है? ओवरहेड कॉस्ट जस्ट अ सेकेंड, ओवरहेड कॉस्ट है मेरा 50। ठीक है, तो अपन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 450 माइनस 170 माइनस 100 माइनस 50 कितना आता है? 130। चलो इसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, मतलब 1 में डिस्काउंट दे दो। ठीक है, 3 का देखते हैं। मेरा प्राइस कितना है सर? 180। मेरा मटेरियल कॉस्ट कितना है सर? 95।
मेरा लेबर कितना है सर? 75। और मेरा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितना है सर? 10। आइए देखते हैं। 180 माइनस 95 माइनस 75 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो क्या इशू है। आपने फर्स्ट हैंड एडवाइस दे दी कंपनी को कि आप एक काम करो 1 and 3 में अगर आप डिस्काउंट दोगे, 1 and 3 में अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपका सेल्स स्पाइक होगा। कंपनी ने बोला बहुत बढ़िया, लेकिन भाई 3 में मैं ऑलरेडी 0 कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ, इसमें और डिस्काउंट दिया नेगेटिव चला जाएगा कंट्रीब्यूशन, और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मुझे इम्पैक्ट नहीं करनी है। दैट्स वाई मेरी कंपनी को ओनली एडवाइस होगी, ओनली सलाह ये होगी कि आप क्या करो सर, आप ग्रेड 1 में ही डिस्काउंट दो, एज इट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज बोथ प्राइस सेंसिटिव एज वेल एज हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ यील्डिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ड्यू टू हाई मार्जिन्स। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 प्रोडक्ट थी, तीनों प्रोडक्ट का मैंने प्राइस सेंसिटिविटी का परसेंटेज निकाला कि प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है, प्राइस में 1 रुपये का नहीं 1 पैसे का भी चेंज हो रहा है, तो उससे मेरी डिमांड में क्या फ़र्क आ रहा है। तो एक की आई 25%, एक की आई 3%, एक की आई 8%। तो 3% वाले को इग्नोर मार दिया। क्यों भाई, कितना भी मेहनत कर लूँ मेरी क्वांटिटी जो है वो 3% से ही बढ़ेगी, इग्नोर मारो। 1 and 3 को लेके आए, 1 and 3 में मैंने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखा और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन साला 3 का नेगेटिव आया। तो 3 में एडिशनल डिस्काउंट देने से मेरा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव चला जाएगा, वो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1 में डिस्काउंट दूंगा, बिकॉज उसका ऑलरेडी मार्जिन हाई है, वो प्राइस सेंसिटिव भी है, तो डिस्काउंट देने से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टिल पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आई? इतना दिमाग लगाना था इसमें, ठीक है। और दिमाग लगाने का कुछ नहीं था, 1 और 2 स्टेप्स ही थे, 1 + 2 स्टेप्स। लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, ये कोई कॉन्सेप्ट से नहीं आता, ये बस डेटा देख के आपको समझना पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। ये कैलकुलेशंस दी हुई है मैंने, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कूल कूल। आ जाओ, MCQ नंबर 3 भी हो गया। Which of the following statements would be true regarding the takeover of UUL by SAL? अब देखो मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फटाफट इधर। कंपनीज एक्ट बोलता है, सेक्शन वेक्शन भी मैं कोट नहीं कर रहा, कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैंने अगर एक कंपनी को टेक ओवर किया है, उसके अगर 100% शेयर होल्डर मान गए, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा कंट्रोलिंग स्टेक आ गया, और स्टिल उसमें कुछ शेयर होल्डर्स है जो डिसेंटिंग है, मतलब वो नहीं मान रहे, वो ऐसा नहीं चाहते कि ये टेक ओवर होना चाहिए, तो वो कोर्ट में जाके ये जो पूरा टेक ओवर है जिसमें असेंटिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो मेजॉरिटी है वो मान गई, उसको भी जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो लोग चैलेंज नहीं करते तो जिस कंपनी ने अक्वायर किया है उसके पास राइट है, या उसके पास राइट नहीं, उसको फोर्सिबली कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स भी आपको खरीदने पड़ेंगे जक मार के, और वो जो डिसेंटिंग है उसको बेचने पड़ेंगे जक मार के। बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट सर्वाइव इफ फ्यू पीपल इन द कंपनी आर नॉट वांटिंग टू हैव दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। तो कंपनीज एक्ट का जो कोर है वो ये बोलता है कि कंपनी में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। इसकी वजह से अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है तो भी उसके शेयर्स जो कंपनी ने एक्वायर किया उसको जक मार के एक्वायर करने पड़ेंगे। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? जिस दिन ऑफर हुई किसके लिए, टेक ओवर के लिए, उसके 4 महीने आप एक्सपायर होने दो। 4 महीने के बाद और 2 महीने का टाइम है किसके पास, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के पास, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के पास, कि वो लोग ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, 4 + 2 मंथ्स एक्सपायर हो गए, तो जो कंपनी ने एक्वायर किया उसको जक मार के डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और मैं जब वर्ड बोला सारे, मतलब all 8%, मतलब आई कैन नॉट टेक अ पार्शियल स्टेक एंड लेट 3% डिसेंडिंग शेयर होल्डर स्टे इन द कंपनी, अदरवाइज ये जो पूरा 100% का ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड माना जाएगा कंपनी से। मैंने आपको बहुत ऊपर से कंसेप्ट इसलिए बताया क्योंकि इतना इरेलेवेंट है, ठीक है। मतलब आंसर इज वन वर्ड कि ये जो टेक ओवर है ये इनवैलिड है, बिकॉज करना है तो 8% पूरे एक्वायर करने पड़ेंगे, नहीं करना है तो पूरा ट्रांजैक्शन इनवैलिड।
करना है 8% पूरा करो। कंपनी ने क्या किया, सेल ने 5% एक्वायर किया, भाई नहीं चलेगा, पूरा 8% एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। टेक ओवर इज वैलिड, गलत ऑप्शन है। टेक ओवर इज इनवैलिड एज इवन आफ्टर द ट्राइब्यूनल डिसमिस द एप्लीकेशन मेड बाय द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स यूएल एक्वायर्ड ओनली 5%। ये ऑप्शन सही है, खत्म करो ज़्यादा इसमें कंपनी लॉ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। ये आंसर है, ऑप्शन है, और ये इसका मैंने प्रोविजन आपको दे दिया, आपको पढ़ने की चूल हो तो आप पढ़ सकते हो। कूल, ठीक है। MCQ5, which of the following activities represents a strategic value adding initiative that can provide SAL with a long term competitive advantage in its supply chain। मतलब ऐसा कौन सा स्टेप SAL ने लिया है इन दिए हुए स्टेप्स में से जो उसको लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सबसे पहला डिमांड फोरकास्ट एरर्स दैट रिजल्ट इन रश ऑर्डर्स और एक्सटेंडेड लीड टाइम्स और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट नहीं, ये तो जिट से गिटर हो ही रहा है ना। लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई नहीं मिलता, ये तो मेरा इंटरनल प्रोसेस फेलियर है। स्टोरिंग फिनिश गुड्स इन वेयर हाउस नेशन वाइड प्रायर टू शिपिंग देम टू डीलर्स, नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, जस्ट इन टाइम है तो सही आपके पास, तो आप इन्वेंट्री क्यों पाइल अप कर रहे हो। रूटीन इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी मेरा एक इंटरनल प्रोसेस है जिससे मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा हूँ और डिफेक्ट्स को कम कर रहा हूँ रूटीन इंस्पेक्शन करके। फोर्थ, लीगल फीस फॉर फाइलिंग पेटेंट्स फॉर एनहांस फॉर्मुलेशंस डिजाइन टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पेटेंट वर्ड से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का एक वो आ जाना चाहिए कि मैंने पेटेंट फाइल कर दी जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो मेरे अलावा कोई बना नहीं सकता और उससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फालतू था, ये आपको मैं बताता नहीं तो भी आपको वो इंट्यूशन से आ जाता, बट ठीक है, चलता है। हाउ शुड सेल्स इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सच कस्टमाइज माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइजर एट द स्टॉल्स बी क्लासिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखो मैंने बोला था कि वो जो फार्मर है वो डेमो स्टॉल्स में से कुछ फर्टिलाइजर्स लेके जाते हैं, तो क्या वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है? इल है, बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से जो इनकम फार्मर कमाता है या फार्म लैंड ओनर कमाता है उसको बोलते हैं, इसको एग्रीकल्चरल इनकम थोड़ी बोलते हैं। ये तो मैंने मार्केटिंग के लिए स्टॉल लगाया था, उस पर से कुछ बिक्री हो गई तो उसको एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी बोलेंगे। गलत, सिंपल MCQ है। 2 मार्क इसके मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दिस इनकम डज नॉट क्वालिफाई एज एग्रीकल्चर इनकम एंड इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर PGBP। ठीक है, ठीक है, ये भी फालतू MCQ था। रीजन मैं लिख रहा हूँ बिकॉज आपको कभी देखना होता आपको इजी, ठीक है। MCQs हो गए, 6 MCQs थे, अच्छे थे। MCQ 2-3 तो इसमें काफ़ी अच्छे थे, बाकी लास्ट के 2 फालतू थे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पे आ जाओ। एडवाइज द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ एनी फॉर द 2 grants रिसीव्ड एंड अर्थक्वेक रिलेटेड कॉम्पेंसेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेल। फटाफट सुन लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क का होगा क्योंकि 3 ग्रांट है और इसके रीजंस लिखने हैं, तो 6 मार्क 2 इंस्टीट्यूट ने लंबा लिखा है। आप अगर इतना लिख के आते हो और इसमें इंडेक्स का रेफरेंस दे देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंस्टीट्यूट की तरह लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट सुन लो, यहाँ पे 3 ग्रांट है। सबसे पहली ग्रांट है वो अनकंडीशनल ग्रांट है। वो अनकंडीशनल ग्रांट है किसके लिए? वो सॉइल डिग्रेडेशन पर रिसर्च करने के लिए। वो ग्रांट ली, जेब में डाल दी, कुछ किया नहीं। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे तो आपको वो ग्रांट रिफंडेबल नहीं होगी। एक काम करो, पूरी ग्रांट जेब में डालो, मतलब PNL में डाल दो, खत्म। अकाउंटिंग ट्रांसफर टू PNL फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। क्यों? अनकंडीशनल है। गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए कि भाई ये कर लेना, मैंने नहीं किया। वो छोटे होते थे तो होमवर्क नहीं देते, घर से पढ़ के आना, कोई नहीं पढ़ता था, वैसी चीज़, ठीक है। ग्रांट ऑफ 5 करोड़ रिलेटिंग टू कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिशन सोल्यूशन। ये जो ग्रांट है ये मुझे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दी है, तो ऐसी कंडीशन है कि आप प्रोडक्ट बनाओगे तो ही आपको ग्रांट मिलेगी। अब ऐसा हो सकता है कि ग्रांट मुझे पहले मिल गई, मुझे प्रोडक्ट बाद में बनाना है, तो एज सच। अच्छा, इसमें भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी कि आप प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो आपको ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगी, ठीक है। बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में ऐसी चीज़ पता चल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि वो जो प्रोडक्ट है वो अप्रैल 26 में आएगा। पैसे जेब में आ गए, प्रोडक्ट अप्रैल 26 में आएगा। जो क्वेश्चन है जिसने ड्राफ्ट किया उसको एक एडिशनल लाइन लिखनी चाहिए थी कि भाई अगर आपने प्रोडक्ट नहीं बनाया तो ये ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगी। उन्होंने नहीं लिखा। अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो मैंने प्रोडक्ट नहीं बनाया तो मेरी ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से एज ऑन 31 मार्च 25 मुझे उसको एक डेफर्ड इनकम बुक करनी पड़ेगी। एक डेफर्ड इनकम रिकॉग्नाइजेस लायबिलिटी इन द नेम ऑफ डेफर्ड इनकम फॉर 31 मार्च 25। क्यों? पैसे आ गए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अप्रैल 26 में आएगा, तो तब तक मैं उसमें उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, मतलब उसको मैं PNL में नहीं डाल सकता, ठीक है।
विल बी अवेलेबल आफ्टर April 26, इनिशियली रिकॉग्नाइज एज डिफर्ड इनकम, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, खत्म। अर्थक्वेक रिलेटेड कॉम्पेंसेशन, ध्यान दो, कोई अर्थक्वेक रिलेटेड कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके लिए मैं एंटाइटल्ड हूँ, लेकिन मुझे गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है। जो डेडलाइन है वो चली गई, ठीक है, डेडलाइन है वो चली गई, मैंने फाइल नहीं किया, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस दिन अडॉप्ट हुए तब तक मैंने फाइल नहीं किया। तो आप समझो इस साल में तो 31 मार्च 25 में तो मैंने ना फाइल किया है, मैंने फाइल नहीं किया तो मैं उसकी इनकम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों? मैंने वो जो कंडीशन है 30 मई की वो फुलफिल नहीं की एप्लीकेशन करने की। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट अगर ऐसा बोला होता कि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 30 अप्रैल 25 को अडॉप्ट हो गए, और डेडलाइन अभी बाकी है, डेडलाइन बाकी है, 30 अप्रैल को अडॉप्ट हो गए। क्या 30 अप्रैल को जो फाइनेंशियल्स मैंने अडॉप्ट किए उसमें क्या ये मैं इनकम बुक कर सकता हूँ? यस, प्रोवाइडेड कि मैनेजमेंट इज़ श्योर कि हम 30 मई तक वो एप्लीकेशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कैसा हुआ कि मैंने ना एप्लीकेशन की और मैंने फाइनेंशियल्स भी अडॉप्ट कर लिए, तो मैं ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो कोर कंडीशन है वो मैंने सेटिस्फाई नहीं की है, क्या एप्लीकेशन करने की। लेकिन अगर अगेन आई एम गिविंग यू अ व्हाट इफ सिनेरियो, अगर ये 34 होता तो एक सब्जेक्टिव आंसर आपका बनता कि द मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज दिस ग्रांट प्रोवाइडेड दैट द मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द एप्लीकेशन फॉर सच ग्रांट विल बी मेड बाय द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन 30 मई 25। ऐसा सब्जेक्टिव आंसर जाता आपका। आई एम गिविंग यू व्हाट इफ सिनेरियोज बिकॉज मेरे लिए बहुत ईजी है, और पेपर बनाने वाले के लिए भी बहुत इजी है कि वो सेम केस स्टडी आपको दे दे, बस ये 2-3 डेटा पॉइंट्स हटा दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ठीक है। तो आपको ऐसी ज़िंदगी बर्बाद आपकी नहीं करनी, ठीक है। आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे, मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लो, सांस ले लो, पानी पी लो, बाबू को मैसेज कर दो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, वॉट एवर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे तो आप देने लगो, ठीक है। परफॉर्म अ डिटेल्ड वेरिएंस एनालिसिस ऑफ द बजटेड एंड एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉजिंग सच वेरिएंसेस सच एज वॉल्यूम, वेरिएशन इन सेलिंग प्राइसेस, चेंजेस इन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजीज। आ जाओ करते हैं। आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वो क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा, डेटा मैंने कहाँ से उठाया है फटाफट देख लो। यहाँ से मैंने अपने बजटेड नंबर्स उठाए इस पैराग्राफ से, और इस पैराग्राफ से मैंने अपने एक्चुअल्स के नंबर उठाए जो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये बजटेड कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन है, एक्चुअल का जो नंबर्स आपको दिए उससे आंख बंद करके आप ये टेबल्स बना सकते हो। कौन सा? बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बजटेड प्रोडक्शन कितना दिया है, और टोटल बजटेड प्रोडक्शन जो 9 लाख आया, एक्चुअल 5,11,000 आया, ठीक है। आपको अगर 2 मिनट लेनी है पॉज करके आप ये दोनों टेबल्स बना लो अपने वर्किंग्स में, ठीक है। चलिए, आपको बोला है कि आपको कंट्रीब्यूशन पे क्या क्या इम्पैक्ट आया उसको स्टडी करना है। कंट्रीब्यूशन पे जो इम्पैक्ट आया उसको स्टडी करना है। सबसे पहले अपन ये निकाल देते हैं कंट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट कितना है। बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 9 लाख माइनस 5,11,000। करो कैलसी निकालो, चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो कैलसी निकालो। 9 लाख माइनस 5,11 3,89,000। मतलब मैंने जितना कंट्रीब्यूशन सोचा था उससे 3,89,000 कंट्रीब्यूशन मैंने कम कमाया, ठीक है। अच्छा, ये डेटा देख के ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रीज़न क्या है, मेरे कंट्रीब्यूशन कम होने के रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो कम हुई है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कम हुई है। दूसरा, क्वांटिटी जो है वो बढ़ी है। क्वांटिटी बढ़ी है, कंट्रीब्यूशन कम हुआ, क्यों? बिकॉज सेलिंग प्राइस, मैंने कम प्राइस पे माल बेचा तो क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन कंट्रीब्यूशन कम हुआ। 2,000
और 2500, 3000, 3100, 5000, 5400। समझ में आया? और तीसरा मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़ी है, 150 का 170 हो गया, 100 का 120 हो गया और 75 का 95 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का जब इम्पैक्ट आया तो वो आया 3,89,000। तीनों का जो इम्पैक्ट आया कंट्रीब्यूशन पे वो कितना आया? 3,89,000। लेकिन इंडिविजुअल इम्पैक्ट अपन को नहीं पता। अच्छा, इंडिविजुअल इम्पैक्ट निकाल के करोगे क्या सर? आचार डालोगे? नहीं, ध्यान दो। मैंने मिस्टर रे को कैबिन में बुलाया अपनी, ठीक है, मिस्टर रे को, और मिस्टर रे पे चिल्लाने लगा कि तेरी वजह से 3,89,000 में कम कमाया, तूने डिस्काउंट दे दिया, ये किया वो किया, बस अपनी ज़्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए तूने डिस्काउंट किया, यहाँ पे बोनस मांगने आ गया, चल भाग यहाँ से। मैंने उसको ऐसा बोला। मिस्टर रे ने बोला रुको रुको, ये जो 3,89,000 का जो इम्पैक्ट है उसको आप अगर देखोगे तो सेलिंग प्राइस कम की, आई एग्री, ठीक है, उसके सामने मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, उसके ऊपर जो मटेरियल प्रोडक्शन है, सॉरी मटेरियल कॉस्ट है, जिसका जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट मैनेजर, उसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है और उन तीनों का इम्पैक्ट 3,89,000 है। ये 3,89,000 के रिडक्शन के लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं। कौन बोल रहा है? मिस्टर रे। मिस्टर रे। तो आप समझो कि ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है। जब आपका जो कोई सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्शन कंपनी है जो डिपार्टमेंट्स में काम करती है, उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, जिनको बोनस या इंसेंटिव दिया जाता है उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी ने 3,89,000 का घाटा किया है तो ऑब्वियसली इन दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। ये तो एक ही चीज़ है, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी, लेकिन मटेरियल कॉस्ट दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। मैं ये मिस्टर रे को नहीं बोल सकता कि ये 3,89,000 का पूरा जिम्मेदार तू है। बात समझ में आई? तो कैलकुलेट करने हैं वेरिएंसेस, उसका रीजनिंग समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, ये 3,89,000 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या है समझो, इन एसेंस क्या है समझो। जो कंट्रीब्यूशन 200 होना चाहिए था वो 130 हो गया, जो 100 होना चाहिए था वो 60 हो गया, जो 40 होना चाहिए था 0 हो गया। ठीक है, इसके दो मेन रीज़न है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस में मैंने डिस्काउंट दे दिया, किसने? मिस्टर रे ने। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। तो अब मैं ये जो मिस्टर रे का हिसाब करने बैठा, मैंने बोला कि 1, 2, 3, एक का कंट्रीब्यूशन 130 है एक्चुअल, जो होना चाहिए था 200, एक का 60 है, होना चाहिए था 100, एक का तो कुछ नहीं है, होना चाहिए था 40। तो मिस्टर रे बोलता है ये जो 70 का रिडक्शन है या 40 का रिडक्शन है या 40 का रिडक्शन है, इसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसके दो फैक्टर्स है, एक तो जो मैंने डिस्काउंट दिया है और जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। मैंने बोला बात तो सही है। तो बोला आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, बजटेड कंट्रीब्यूशन वर्सेस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। वो बोला आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं बजटेड कंट्रीब्यूशन वर्सेस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ही करूँगा, बजटेड कंट्रीब्यूशन वर्सेस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ही करूँगा, लेकिन दिस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विल बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट, एंड दिस इज द कैच ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होगा विल बी बेस्ड ऑन माय स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्यों? यहाँ पे देखो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो कितना है, 150 है, कितना होना चाहिए था 200 है, गैप कितना है 50 का, 50 का गैप एग्जैक्टली क्या है 500 माइनस 450। मतलब ये 150, 80 और 20 से जब मैं कंपेयर करूंगा तब मैं एक बेटर और
एक्यूरेट कंपैरिजन कर पा रहा हूँ किसकी, मिस्टर रे के परफॉर्मेंस की। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट करके एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं जो मटेरियल कॉस्ट में जो चेंज है वो मिस्टर रे क्या जब परफॉर्मेंस असेसमेंट कर रहा हूँ तब नलीफाई कर दे रहा हूँ, जिससे उसका बेटर परफॉर्मेंस असेसमेंट हो पाए। बात समझ में आई? अब तो ईजी है, देखो सबसे पहले सेल्स प्राइस कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स प्राइस कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। अच्छा 1 2 3 बजटेड कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। बजटेड कितना था? 200 300 सॉरी 200 100 और 40, 200 100 40। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है यहाँ पे? 150 80 20, 150 80 20, 150 80 20। और प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी कौन सी मल्टीप्लाई करूँगा? एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी मल्टीप्लाई करूँगा? एक्चुअल। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है सर? 2500 3100 5400, 2500 3100 5400। निकाल लो वेरिएंस, क्या आएगा फटाफट देखते हैं। 50 25 एडवर्स, इसका 125 एडवर्स प्लस 62,000 एडवर्स, 800 एडवर्स, 25 प्लस 62,000, 2,95,000 एडवर्स। मतलब ये जो 3,89,000 है उसमें ये जो मिस्टर रे ने डिस्काउंट दिए, उसकी वजह से 2,95,000 का एडवर्स इम्पैक्ट आया। यहाँ पे देखो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको बेटर समझ में आएगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन 9 लाख था, उसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस की वजह से मेरा 2,95,000 का तो वैसे ही घाटा हो गया। अब इसका आप करोगे तो 386 आएगा। रिकन्सिलेशन क्या है? बजटेड से एक्चुअल पे आ रहा हूँ तो उसमें 295 का तो किसकी वजह से है? जो मिस्टर रे ने डिस्काउंट दिया उसकी वजह से। लेकिन उसने माल ज़्यादा बेचा है, तो माल ज़्यादा बेचा, भले ही उसने घाटे में बेचा लेकिन माल ज़्यादा बेचा, उससे कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो उसका भी होगा ना। उसका इम्पैक्ट देखते हैं, देखो सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, देखो ध्यान दो 1 2 3 बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी क्या थी? 235, 2000 3000 5000। एक्चुअल क्वांटिटी की थी कितनी? 2500 3100 5400। और क्वांटिटी वेरिएंस देख रहे हैं तो आपको बजटेड कंट्रीब्यूशन आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैच आ रहा है अभी, 2 मिनट रुकना। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कहाँ पे गया मेरा? सॉरी, आपका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कहाँ गया? 200 100 40, 200 100 40। दो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई की, यहाँ पे मैंने बजटेड कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल क्वांटिटी मैंने कब मल्टीप्लाई की? जब मैं प्राइस वेरिएंस निकाल रहा था। बजटेड कंट्रीब्यूशन मैंने कब मल्टीप्लाई किया? जब मैं क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहा था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिद्धांत समझ लो लेमैन लैंग्वेज में। जब भी कोई वेरिएंस के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है,
तो आप जब फैक्टर 1 का एनालिसिस करते हो तब फैक्टर 2 के इम्पैक्ट को आपको कंसिडर नहीं करना है, और जब आप फैक्टर 2 का एनालिसिस करते हो तब आपके फैक्टर 1 का आपको इम्पैक्ट कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे जब मैं क्वांटिटी वेरिएंस कर रहा था तब ऑब्वियसली मुझे प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो कंसिडर नहीं करना है, तो मैंने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दी। तो आप बोलोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं की? बिकॉज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एनीवेज वो ख्याली पुलाव था। मैंने जो एक्चुअल क्वांटिटी पे ही मैंने प्रोडक्शन किया है, एक्चुअल क्वांटिटी का ही मैंने मटेरियल प्रोक्योर किया है, एक्चुअल क्वांटिटी के लिए ही मैंने लेबर प्रोक्योर किया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ख्याली पुलाव था, उसको इग्नोर ही मारते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी पे ही मैंने अपना सारा काम किया, तो उसके लिए मैंने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आई? ये आपको इंटर में समझाते होंगे, आई डोंट नो, मैंने बस सेफर साइड के लिए बता दिया। चलो ये कैलकुलेट करो, 500 इंटू 200, 1 लाख फेवरेबल, 100 इंटू 100, 10,000 फेवरेबल, और प्लस 16,000 फेवरेबल। तो मेरा 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 16,000, मेरा 126 फेवरेबल आया, 126,000 फेवरेबल आया। तो यहाँ पे आ जाओ। मैंने स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें से वो भाई ने डिस्काउंट दे दिया तो 2,95,000 का घाटा हो गया। लेकिन क्वांटिटी की वजह से मुझे 1,26,000 का फ़ायदा भी हुआ है, क्वांटिटी की वजह से। अच्छा सर 126 यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिखेगा 36 प्लस 90 करो, 36,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 126। इंस्टीट्यूट ने आपको मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट करके अपने क्वेश्चन में दिया, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने बोला था डिटेल्ड वेरिएंस एनालिसिस करना। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आर अ पार्ट ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस। क्या होता है बताता हूँ, ध्यान दो। क्वांटिटी वेरिएंस के दो पार्ट, मिक्स, यील्ड। जब 2 और मोर प्रोडक्ट्स, जब 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो जिसका आपके कंट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट आता है, 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स, तब मिक्स और यील्ड वेरिएंस पिक्चर में आता है। अच्छा, सेम प्रिंसिपल। मिक्स मतलब कौन से रेशियो में आपने प्रोडक्शन एंड सेल किया है। मतलब अगर 1 2 3 है, अगर 1 की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, 2 की कम है, 3 की और कम है, तो उसके मिक्स से भी आपका इम्पैक्ट आएगा ना कंट्रीब्यूशन में। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो ज़्यादा बनाया, जो कम प्रॉफिटेबल है वो कम बनाया, तो कंट्रीब्यूशन पे उतना मिक्स इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो कम बनाया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन वो पुल डाउन करेगा। और यील्ड मतलब मैंने इन तीनों का टोटालिटी पे क्या प्रोडक्शन किया है। इस केस में मैंने 1000 यूनिट ज़्यादा बनाया, तो यील्ड पॉजिटिव आएगा हमेशा ऐसे केसेस में जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है। अच्छा, जब मैं मिक्स मतलब रेशियो समझ लो, जब मैं मिक्स एनालिसिस करता हूँ, तब मैं यील्ड फैक्टर को साइलेंट कर दूंगा, और जब मैं यील्ड फैक्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ तब मिक्स फैक्टर को मैं साइलेंट कर दूंगा। मतलब ध्यान दो, तो अपन देखते हैं सबसे पहले मिक्स वेरिएंस और फिर अपन यील्ड वेरिएंस देखेंगे। मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है, 11,000 यूनिट्स, ठीक है। मैं मिक्स वेरिएंस कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा ना कि मुझे कौन से रेशियो में प्रोडक्शन करना चाहिए था, और मैंने एक्चुअली कौन से रेशियो में प्रोडक्शन किया, कौन से रेशियो में प्रोडक्शन करना चाहिए था और मैंने कौन से रेशियो में किया। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब मैंने 11,000 तो बना लिए, लेकिन मुझे कौन से रेशियो में प्रोडक्शन करना चाहिए था, स्टैंडर्ड रेशियो में, तो मैंने उस रेशियो में बांट दिया। और एक्चुअल कौन से रेशियो में किया, 2500, 3100, 5400। मतलब जो यूनिट मुझे 2200 बनाने चाहिए तो मैंने 2500 बनाए, 200 यूनिट इसके ज़्यादा बना दिए। जो मुझे 3300 बनाने चाहिए थे वो 3100 बनाए, 100 यूनिट इसके कम बना दिए, 100 या 200, सॉरी आई डोंट नो, थोड़ा वो टाइपो एरर है, ठीक है। और ऐसे, ठीक है, मतलब 1 2 और 3 के जो मैंने मिक्स का इम्पैक्ट दिया क्वांटिटी पे वो 36,000 आया। यहाँ पे टाइपो है, देख लेना आप लोग, ये 200 ही आना चाहिए आइडियली। ये एक सेकंड ना, अभी कैलकुलेट कर लेते हो ना।
11,000 इंटू 2/10, 2200, 200, 300 इंटू 200, यहाँ पे 200 आएगा, माय बैड। हाँ तो मुझे 2200 बनाने चाहिए थे, मैंने 2500 बना दिए, तो 300 ज़्यादा बनाए इंटू 260,000। यहाँ पे मैंने 200 ज़्यादा बनाए इंटू उसका स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे मैंने 100 ज़्यादा बनाए इंटू 40। बात समझ में आई? मतलब मैंने जो ये रेशियो में प्रोडक्शन किया है, उस रेशियो की वजह से मुझे 36,000 का फ़ायदा हुआ। अब यील्ड वेरिएंस देखते हैं। अच्छा, यील्ड वेरिएंस देखेंगे तब हम जो मिक्स का इम्पैक्ट है उसको इग्नोर मारेंगे, मिक्स का इम्पैक्ट है उसको इग्नोर मारेंगे। अच्छा, तो मतलब मेरा बजटेड वॉल्यूम कितना था? 10,000। बजटेड वॉल्यूम कितना था? 10,000। लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम हुआ 11,000 का, एक्चुअल वॉल्यूम हुआ 11,000 का, इसमें अगर मैंने एक्चुअल रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं उसका भी इम्पैक्ट कंसिडर कर बैठूंगा, जिसको मुझे नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल वॉल्यूम को साइलेंट कर दिया स्टैंडर्ड रेशियो में। तो 2,200, 3,300, 5,500। मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 का जो प्रोडक्शन ज़्यादा किया है, 1000 का जो ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, उसको बस स्टैंडर्ड रेशियो में बांट रहा हूँ, उसको स्टैंडर्ड रेशियो में मैं बस बांट रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? मल्टीप्लाई कर लेना, ये इम्पैक्ट आएगा 90,000। मतलब आपका जो क्वांटिटी वेरिएंस आया, यहाँ पे क्वांटिटी वेरिएंस आया 126। इसके दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहले आपका फैक्टर है मिक्स। मिक्स की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ? 36,000 का। और यील्ड मैंने 1000 यूनिट ज़्यादा बनाए, उससे मेरे को कितना फ़ायदा हुआ? 90,000। बात समझ में आई? अच्छा, ये थोड़ा मिक्स यील्ड ऊपर से गया हो तो डोंट वरी, बिकॉज इसके ना बहुत सारे डेडिकेटेड एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, उतना अभी टाइम नहीं है। और मैं जब सेकंड आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेपरेट वीडियो दे दूंगा तब इसके डेडिकेटेड एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। अभी आई थिंक जिन लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी है, उन लोगों के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड वेस्ट नहीं करना चाहता जिनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी आता है। बिकॉज तुम लोगों ने ये SPM वगैरह दिया होगा तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, मटीरियल वेरिएंसेस कुछ नहीं है। बजटेड मटेरियल कितना था, एक्चुअल कितना हुआ, उसको एक्चुअल यूजेज से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, स्टैंडर्ड यूजेज से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? सेम स्टैंडर्ड यूजेज तो ख्याल ही बुला होता, एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो एक्चुअल यूजेज भी होगा। ठीक है, सिंपल। बात समझ में आई? तो 20 इंटू 2500, 20 इंटू 3100, और ये भी कितना है 20 इंटू 5,400, 2,20,000 का आपको मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से घाटा हुआ। अब आ जाओ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बजटेड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करा था अपन ने, करेक्ट। सेल्स प्राइस की वजह से 295 का घाटा हो गया, मटेरियल बढ़ने की वजह से 220 का घाटा हो गया। उसके सामने इसका मुझे एक कॉम्पेंसेटिंग इम्पैक्ट मिल गया, जिसकी वजह से इसका आप टोटल करोगे तो 5,11,000 आपका आ जाएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये क्या है, रिकन्सिलिएशन क्या है? रिको क्या है? एक ब्रिज है बिटवीन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो मैं चाहता तो इस पे 1 घंटा स्पेंड कर सकता था, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, पर मैं वो नहीं चाहता। बिकॉज केस स्टडी आप एक तो एग्ज़ाम के अगले दिन देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे स्टूडेंट, उसमें मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ज्ञान स्टार्ट करूँगा तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं अलग से वीडियो दे दूंगा, जिनको देखना हो देखे, ना देखना हो जिनको आता हो वो दोज पीपल कैन इग्नोर इट। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इवेल्युएट सेल्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। देखते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। कंपनी बोलती है कि हमारा जो टारगेट वेटेड एवरेज कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 10% होना चाहिए। अब एक्चुअल क्या है?
कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान दो। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। शेयर कैपिटल है 5 करोड़, रिजर्व्स है 4 करोड़, डेट है 16 करोड़ का, ट्रेड पेबल है 0.2 के, और यहाँ पे इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है कि भाई इक्विटी का 12.5, डेट का 4.9। तो बस सिंपल है। देखो यहाँ पे देखो 5 + 4 इक्विटी का, 5 + 4 9, और 5 ऐसे ही देखो 5 4 16, ठीक है, तो 25 हो गया। तो बस उसके प्रपोर्शन में मल्टीप्लाई करके ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया कितना, 7.636। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है, आई डोंट थिंक मुझे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 7.636। टारगेट कितना है, 10%। तो अब ज्ञान लिखा है, सेल हैज मैनेज टू मेंटेन WACC बिलो इट्स रिक्वायर्ड बेंचमार्क प्राइमरीली ड्यू टू कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें मेरा सस्ता कैपिटल है, वो ज़्यादा है, मतलब 16 करोड़ का जो मेरा डेट है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट 16 करोड़ है, वो चीपर सोर्स ऑफ कैपिटल है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 25 करोड़ है। उसकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑपरेशनल फाउंडेशन थ्रू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स सर्टन फाइनेंशियल रिस्क रिक्वायर्ड केयरफुल मैनेजमेंट। देखो वो ऐसा बोल रहा है कि मैं प्रॉफिट तो कमा रहा हूँ क्योंकि 4 करोड़ के मेरे रिजर्व्स पड़े, 16 करोड़ का जो मेरा डेट है उसके लिए उसके इन्वेस्टर्स के प्रति मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क भी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। विद 64% ऑफ इट्स कैपिटल सोर्स फ्रॉम डेट, सैल कैरीज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ 1.212 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। वो लिखा हुआ है ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का। While leverage can enhance returns, ज्ञान लिखा हुआ है, it also increases financial risk, making strong cash flow statement essential for ensuring timely debt repayment and mitigating the risk of financial distress। देखो वैसा बोल रहा है कि मैंने इतना सारा डेट ले रखा है, तो मुझे डेट की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। डेट की सर्विसिंग करनी पड़ेगी मतलब डेट का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा, डेट का इंटरेस्ट पे करना है तो मुझे ऑपरेशनल कैश फ्लोज मेरे बढ़ाने पड़ेंगे। ऑपरेशनल कैश फ्लो मुझे कैश कमानी पड़ेगी, तो मैं कैश में इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा। और वो बोल रहा है कि भाई मेरी ऑब्लिगेशन है, फिर भी मैंने PBIT 9 करोड़ का अर्न किया हुआ है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट सब्सटैंशियल अर्निंग्स बिफोर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मतलब मुझे जितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उससे पहले भी मैं 9 करोड़ कमा रहा हूँ। एडिशनली EVA ऑफ 4.391 करोड़ शोज, अच्छा EVA यहाँ पे है, यहाँ पे EVA है, तो इन लोगों ने EVA कैलकुलेट किया है। शोज दैट सेल इज अर्निंग रिटर्न्स अबव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो EVA कैसे आता है, NOPAT माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका SFM, ठीक है। NOPAT मेरा 6.3 करोड़ है, कैसे आया, PBIT उसमें से इंटरेस्ट हटा दिया, PBT उसमें से जो मैंने 70% जो टैक्स पे कर दिया, और फिर मैंने इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक कर दिया, मतलब 1.12 इंटू 70% मैंने इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक कर दिया। तो मेरा NOPAT आया 6.3 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं 4.391 का मैंने EVA अर्न किया है, ठीक है। क्या बोलता है कि मैंने इतना EVA अर्न किया। शोज दैट सेल इज अर्निंग रिटर्न्स अबव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंफर्मिंग दैट इट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स रादर देन मियरली कवरिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट। मतलब मैं सिर्फ डेट को पे करने के लिए धंधा नहीं कर रहा, डेट को पे करने के बाद मैं इक्विटी होल्डर्स के लिए भी वैल्यू एनहांस या डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। मोर ओवर effective risk management strategies such as hedging against interest rate fluctuations, optimizing capital allocation and maintaining financial buffer, blah blah blah, ठीक है, सिंपल। देखो इस क्वेश्चन का कैच समझ लो, NOPAT आपको EVA कैलकुलेट करना आता है, आप लोगों को WACC भी कैलकुलेट करना आता है, ज्ञान भी आपको पता है। मैं आपको क्या वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, ध्यान दो। कुछ केस स्टडीज़ में ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके मुंह पे मारते हैं ये लोग, इवैल्यूएट सेल्स परफॉर्मेंस, करो इवैल्यूएट। तो एज अ स्टूडेंट आपका दिमाग जो नंबर्स दिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल और EVA उसके आगे नहीं जाएगा,
क्वालिटेटिव रिमार्क्स लिखने में एज अ स्टूडेंट आपका शायद दिमाग ना चले। तो जो ऐसे क्वेश्चंस है, जब आप केस स्टडीज़ गो थ्रू कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लो। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन 9 है, तो सेम छाप के आ जाओ। बेस्ट यू कैन डू इज दिस, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ये कहाँ से लिखा है वो मुझे भी नहीं पता, इन्वेस्टोपीडिया में से छापा होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो इंस्टीट्यूट कौन से फैक्टर का कैसा एनालिसिस करती है वी डोंट नो। तो इट्स सेफर टू मार्क दिस क्वेश्चन सेपरेटली, और एग्जाम में आए तो छाप के आ जाना, ठीक है। अच्छी केस स्टडी थी ये, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पोर्शन भी अच्छा था। आपको अगर ऊपर से गया हो डोंट वरी, इट्स नॉट दैट टफ, हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया बताइए, ठीक है। मिलता है अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो। टेलीग्राम वेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।